Assalamu alaikum everyone and welcome to Statecraft. This is going to be the second video in the J10C series. The J10C जो कि पाकिस्तान ने opt किया है for countering Indian Rafales. J10C and this video about J10C is going to be a bit interesting because ये थोड़ी वो मज़े चस्के वाली वीडियो है ना जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे कि J10 वर्सेस राफेल कौन जीतेगा। चस्के थोड़े कम लेंगे और ज़रा सा रियलिटी के ऊपर बात की जाएगी। जे टेन इससे पहले कि हम जे टेन के ऊपर जाएं हमें थोड़ा सा रफेल को डिस्कस करना चाहिए। रफेल जो जहाज़ है वो बेसिकली डसॉल्ट नाम की कंपनी बनाती है और डसॉल्ट वही कंपनी है जो पाकिस्तान के मिराजेस भी जिन्होंने बनाए हैं। रफेल से पहले जो लास्ट डसॉल्ट का जहाज़ था जो कि इसमें एक टाइम पे पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड था बट बिकॉज इंडिया ने उस टाइम पे ख़रीद लिया दैट वाज मिराज 2000 तो पाकिस्तान ने उसकी परचेज रोक ली। अब बात करते हैं कि रफेल क्यों बना। तो 70s में जब यूरो जोन बड़ा बेसिकली यूरो जोन का चर्चा हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज यूरो जोन बनाने चली थी, तो FEFA नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका, इफ आई नॉट रॉन्ग, उसका मतलब था फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट, FEFA। तो वो एक हाई स्पीड एजाइल मैन्यूवरेबल नेक्स्ट जनरेशन 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना चाहते थे। जिस तरह उनकी करेंसी 1 यूरो हो गई तो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को भी सिंगल एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाना चाह रहे थे ताकि यूरोपियन डिफेंस फोर्सेस, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन डिफेंस फोर्सेस वी आर मेंशनिंग नेटो। नेटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सूडो मिलिट्री विंग ऑफ द यूरोपियन एयरफोर्स, यूरोपियन मिलिट्री, जिसके अंदर कुछ नॉन ईयू कंट्रीज भी हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका। सो नेटो फाइटर के हिसाब से, यूरो फाइटर के हिसाब से इन्होंने स्पेन था, इटली था। इटालियंस आर वेरी गुड विद रेडार्स एंड एवियोनिक्स, इसी तरह स्पेन की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, इंग्लैंड की अपनी है, फ्रांस एंड जर्मनी अगेन, ये सारे बड़े बड़े मुल्कों ने मिलकर फैसला किया एक जहाज़ बनाते हैं जिसके ऊपर यूरो फाइटर टाइफून का प्रोग्राम, जिसको FEFA कहा जाता है, वो तश्कील दिया गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि फ्रेंच आर वेरी प्राउड पीपल, तो उनको इश्यूज आने लग गए। उनको यूरो फाइटर टाइफून के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बजटिंग और शेयरिंग और इस चीज़ों के अंदर उन्होंने काफ़ी उनको उनको इश्यूज आए, तो उन्होंने कहा यार लेट्स गो फॉर अ कम्प्लीटली होम ग्रोन फाइटर दैट शुड बी built according to the specifications, जो specifications फ्रांस की एयरफोर्स को required हैं based on French experiences। क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता, फ्रांस भी नेटो का मेंबर है, वो अफगानिस्तान में भी उनकी फोर्सेस थी और फ्रांस की एक काफ़ी बड़ी डिप्लॉयमेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी है, जस्ट लाइक ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो था, जो पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका में 13 कॉलोनीज और सब मिला के इन सब का जो हिसाब किताब था, इस तरह फ्रांस भी, अलजायर और मोरक्को, और इस तरह आप नीचे की तरफ आते जाए तो आपको काफ़ी अरब एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ मिलेंगी जहाँ पे फ्रेंच इंपीरियलिज्म नाम की भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती थी, तो उनकी आजकल भी डिप्लॉयमेंट्स वहाँ पे होती। इवन लेबनान जो था वो आपकी फ्रेंच ऑक्यूपेशन तो ना, क्या ऑक्यूपेशन कहते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, वो बेसिकली फ्रांस की ज़ेर तसल्लुत था। तो फ्रांस अपने आप को एक ग्लोबल पावर कंसिडर करता है। यूरोपियन जो तीन बड़ी पावर्स है उसमें से जर्मनी टॉप पे, उसके बाद फ्रांस एंड यूके। तो फ्रांस ने कहा भाईजान अपना डिसॉल्ट जो है हमारी कंपनी है और हमारे पास दो तीन और कंपनीज भी हैं, हम लोगों ने अपना ही होम ग्रोन प्रोवाइडर बनाएंगे, कोई जहाज़ के डिफरेंट पार्ट्स मिला मिला के। 8-9 साल की इसकी फ्लाइट टेस्टिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया गया था 80s में, और 90s में इसके ऊपर काम शुरू हुआ था। उस वक्त का इट्स देयर इज़ नो डाउट एनी, इवन आज के हिसाब से भी ये काफ़ी बीस्ट ऑफ अ मशीन बनाई गई थी। इसके अंदर उस टाइम से ही ईसा रेडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रेडार को लगाने के लिए इन लोगों ने काफ़ी जोर लगाया था। इसके अलावा जो चीज़ राफेल की मज़े की थी वो ये थी कि इसका जो डिज़ाइन था ये था केनार्ड डेल्टा विंग, और केनार्ड डेल्टा विंग के फ़वाइद मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताए हैं। ये बहुत शार्प टर्न्स ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह फ्लाइंग कर सकते हैं, इनकी दे आर समटाइम्स बेसिकली अनस्टेबल ही होते हैं डिज़ाइंस जहाज़ों की यूजुअली, ताकि उसकी मैन्योरेबिलिटी आए, लेकिन इनमें स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इनका विंग सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, बेसिकली जो विंग्स हैं, जो उनके पर हैं, वो बहुत लंबे फुल बॉडी की बैक तक गए होते हैं,
जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है इनकी एयरक्राफ्ट की वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। 70% के करीब इसमें एलॉय मतलब सॉरी एलॉयज कह रहा हूँ, इसके अंदर जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं वो थे, तो मेरे नाम मेरे माइंड से निकल जाता है। जो इसको बनाते वक्त इन्होंने मटेरियल्स यूज़ किए थे वो तकरीबन 70% कॉम्पोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए थे। कॉम्पोजिट मटेरियल्स आर नॉट मेटालिक मटेरियल्स, उसके अंदर थोड़ा बहुत मतलब उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जिनसे शीट्स बनाई जाती हैं, अपने अंदर एक टेक्नोलॉजी है। दे आर लाइट वेट एंड दे आर मतलब लेस प्रोन टू रेडार रिफ्लेक्शंस, मतलब रेडार की जब रेज आपको लगती हैं आके तो इनके ये बेसिकली थोड़ा स्टेल्थ की भी फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो जिस वजह से इनको पसंद किया जाता है वो ये है कि ये जितनी आपको स्ट्रेंथ मेटल से यानी लोहा नुमा जो भी चीज़ें हैं उन मटेरियल से मिलती है, उसके करीब करीब ये भी स्ट्रेंथ आपको देते हैं, उससे ज़्यादा भी दे देते हैं, लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं। तो ये जहाज़ अपने वक्त में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। इसकी इवन उस टाइम पे इन्होंने इसके अंदर किसी हद तक स्टेल्थ को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, जिसमें एक तो कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल था, दूसरा इसकी एयर इनटेक्स जो थी वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल की, थोड़ी घुमा फिरा के इन लोगों ने नीचे इसके लगाई। उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। इसकी इसको इतना इसमें डबल इंजन भी लगाए गए जिसकी वजह से ये इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा खासा अच्छा मज़े का। -3.6 जी से 9 जी तक ये जाता है, लेकिन अगेन ये तो कागजी बातें होती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि जी आपके पायलट में दम कितना है। 5 जी 6 जी में किसी पायलट को देखें या उनकी शक्ल क्या हो जाती है, उनके पूरा मुंह पीछे को खिंच जाता है, सांस बंद हो रही होती है, दिल पे बोझ होता है। वो 9 जी तक कोई जा नहीं सकता, वो बहुत कम लोग होते हैं नेचुरली मेडिकली टैलेंटेड लोग, गिफ्टेड लोग जो कि इन चीज़ को कॉन्स्टेंटली अचीव करते हैं, उनको वो बेसिकली ब्लैक आउट नहीं होते। अब बात हुई कि इसके बारे में इतना चर्चा क्यों है, क्योंकि ये जहाज़ बनाया गया, इसके अंदर काफ़ी फैंसी जार्गन्स को इस्तेमाल किया गया। नॉट लाइक कि ये मतलब डिज़र्व नहीं करता था, बिल्कुल डिज़र्व करता था, लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड हर चीज़ को बहुत उछाला जाता है। इसके कॉन्सेप्ट्स जो बहुत अच्छे थे, आजकल तकरीबन हर नई आने वाली एयरक्राफ्ट में वो कॉन्सेप्ट किसी ना किसी हद तक मौजूद है। इसकी अंदर जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले था वो अब जो करंट जनरेशन आ रही है उसमें बजाय इसके कि 3 स्क्रीन्स आपकी कॉकपिट में लगी हों, ग्लास कॉकपिट में, सॉरी पीछे किसी ने हॉर्न दिया, 3 स्क्रीन्स लगी हैं, उसमें एक बड़ी सी एमएफडी लगी हुई है, और इनका ये है कि जी डेटा फ्यूजन इतना ज़्यादा होता है कि जहाज़ में के अंदर एआई होती है, वो बेस्ट टारगेट्स और सब कुछ आपको कैलकुलेट करके देती है। तो जो जो बेसिकली जो मॉडर्न मोटो है वो ये है कि आपका फाइटर पायलट जो है वो बजाय इसके कि जहाज़ को उड़ाने में और टेक्निकल डिफिकल्टीज में पड़ा हो, जहाज़ खुद को सस्टेन कर रहा होता है, वो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसका ज़्यादा फोकस ये होता है कि किस तरीके से किस एंगल से हिट करे, जहाज़ उसको खुद असिस्टेंस देता है, जहाज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हेल्प कर रही होती है। इस तरह इसके अंदर कुछ मिसाइल्स हैं जिनकी बारे में जो बेसिकली बहुत आईआर बेसिकली जो इसका है वो कहते हैं इमेजिंग, इंफ्रारेड, ब्ला ब्ला ब्ला, होमिंग, जो भी उसका उन्होंने पूरा मतलब इट्स डिफिकल्ट, मैं इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकता, मुझे कॉन्सेप्ट्स की समझ आती है। तो वो अगर एक तरफ सिर्फ आईआर सेंसर है तो इन्होंने इमेजिंग आईआर सेंसर और इस किस्म की चीज़ें डाली हुई हैं, एंड दे नो डाउट आर रियली गुड। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जिसमें हेलमेट के अंदर ही आपका हर्ड होता है, ऑफ बोर हाई ऑफ बोर साइड केपेबल मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें रफेल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन क्या ये कहना कि जो रफेल को उड़ा सकता है वो इतना तगड़ा होता है कि वो दोबारा मतलब उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, दिस माइट नॉट बी राइट। ओवर एग्जैजरेशन हर साइड से होती है, कुछ इंडियंस भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में बहुत लोग ओवर एग्जैजरेशन के शौकीन है, एक्सेप्ट फॉर द एयर फोर्सेस। आई कैंट से द सेम अबाउट इंडियन एयर फोर्स, वो भी बहुत एग्जैजरेट कर जाते हैं, बट पाकिस्तानी एयर फोर्स दे टेक देयर थ्रेट्स सीरियसली और उसके हिसाब से प्लान आउट करते हैं। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो की तरह मैं अभी भी कहूंगा कि ऐसे नहीं होता कि दो जहाज़ बॉक्सिंग रिंग में आए और एक एक मुक्का करके मारेंगे। डिफरेंट तरीके से स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिप्लॉयमेंट्स होती है, मिशंस होते हैं, मिशन के अंदर बड़ी बड़े तरीके से जाया जाता है, पूरा फ्लीट उड़ाया जाता है, या मतलब जो भी उनका टैक्टिक्स हैं उनको पूरा इन्वॉल्व किया जाता है। एक मिशन होता है, एक छोटी सी, ये नहीं होता कि भाई दो जहाज उड़ा के ले गए, डस डस करके वापस आ गए, ऐसे नहीं होता। दूसरी तरफ पूरी एयरफोर्स बैठी होती है, उनको हर किस्म के थ्रेट के साथ डील करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो इवन स्टेल्थ हो या नॉन स्टेल्थ हो या सेमी स्टेल्थ हो, जो भी सिचुएशन हो दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड।
अब बात करते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझसे रह गई, इसमें कुछ और भी मतलब एवियोनिक्स तो उसकी बड़ी नेक्स्ट लेवल डाली गई, लेकिन एक स्पेक्ट्र स्पेक्ट्रा के स्पेक्टर, एक सेकंड में कंफर्म कर लूँ। इसके अंदर बेसिकली हाँ, स्पेक्ट्राज के जो है एक फीचर है। वो ये करता है कि ये एक कंपनी थी थेल्स, और थेल्स बेसिकली वो कंपनी है जिसने इनका रेडार डिज़ाइन किया, और एमबीडीए जो है वो एक और कंपनी है जो फ्रांस में ही होती है मेरे ख्याल से, इट्स अ फ्रेंच कंपनी। लेकिन ये जो कंपनी है ये यूरोपियन सॉरी कंपनी, और ये मैन्युफैक्चर है मिसाइल्स की। तो अब इन्होंने गेम ये की कि एक ऐसा काउंटर मेजर्स एंड सिक्योरिटी फीचर इजाद किया मिलके जहाज़ के लिए, जो कि एक रडार कंपनी और एक मिसाइल कंपनी, रडार मिसाइल के बारे में बताता है, और मिसाइल जो है वो रडार को ट्रैक करके जहाज को मारने की कोशिश करता है। तो जो आप कह सकते हैं शेर मतलब शिकारी और शिकार ने मिल के ये चीज़ डिज़ाइन की है, ताकि इस जहाज की तरफ जब भी थ्रेट्स आए तो ये जहाज काउंटर मेजर्स ऐसे ले, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, कि वो उसको मतलब थ्रेट्स को वो खुद ही अवॉइड करे। मिसाइल से बचने के लिए वो शैफिंग करता है, फ्लेयरिंग करता है, ये वो उसको रेडार को जैमिंग करता है। ये जो भी करता है वो ऑटोमेटिकली जहाज को प्रोटेक्शन देने के लिए पूरा स्विच जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेंसर्स इसमें दबा के लगाए गए थे अपने वक्त में। लेकिन वही है था ना, होता है कि बाज़ औक़ात ओवरकिल हो जाती है। चूहे को मारने के लिए आप तोप नहीं लेके आते, चूहे को मारने के लिए आप एक डंडा भी ले आते, तो उससे चूहा मर जाता है। तो इसमें थोड़ा ये हुआ कि जिस जो मेरी पर्सनल बेसिकली राय है वो ये कि डसॉल्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इतना टाइम लगाया, क्योंकि जब रफ़ेल अब बन गए, ऑल्दो कि इनकी क्या कॉस्ट है, इनके ऊपर कितना ख़र्चा है, इनको इनको इंडक्ट करने का, इनको मेंटेन करने का, वो अपनी जगह पे। लेकिन इसकी वजह से जो लोकल डसॉल्ट की जो या डसॉल्ट को छोड़ें आप, इवन थेल्स हो गया या जो बाकी कंपनीज हो गई इनकी, हम ये फ्रांस की, उनके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हुई है, वो काफ़ी ट्रेन हो चुके हैं, उनके लिए फिफ्थ जनरेशन से जहाँ ऊपर शायद जाने की ज़रूरत ना हो, शायद सिक्स जनरेशन ही की तरफ जाएं। उनके मैं प्लान्स पढ़ूंगा, मेरे ख्याल से उनका इरादा भी यही था। तो जनरेशनल लीप मार सकते हैं वो लोग, उनको अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम आते हैं J10 की तरफ। J10, एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, चाइनीज़ डिज़ाइन है, और ये भी केनार डेल्टा विंग है, जस्ट लाइक और राफेल, दैट्स बेसिकली और उसे क्या कहते हैं, हमारे लिए जो एक थ्रेट के तौर पे सामने आया है। जस्ट लाइक राफेल, ये भी 4.5 जनरेशन फाइटर ही है, लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि फॉर चाइना अगेन, जो चीज़ सिमिलर है इन दो जहाज़ों में, वो इनका बैकग्राउंड इस तरह से कि किन कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। चाइना भी ऑलरेडी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में था और डिज़ाइंस लेके रेप्लिकेट करता था, बनाता था, और इसी तरह से उन्होंने कुछ अपने भी डिज़ाइंस किए थे जो कि काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन थी ओल्ड स्कूल सोवियत डिज़ाइंस की। जो अपना डसॉल्ट है, जो कि फ्रेंच बेसिकली कंपनी है, वो भी ऑलरेडी मिराजेस और मिराज F1 और मिराज 3, मिराज 5, मिराज 2000, ये सब कुछ बेसिकली बनाते हुए आ रहा था। तो दोनों होम ग्रोन, मतलब एक ही मुल्क, अपने अपने मुल्कों के अंदर की टॉपी कंपनीज हैं, या बेसिकली एक मुल्क को ही ये जहाज रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली इनका सब कुछ एक ही मुल्क में बनाया जाता है, आप कह सकते हैं। दूसरी जो सिमिलरिटी है दोनों जहाज़ों में, वो ये है कि दोनों ने अपनी एयर फोर्सेस के लिए जो है आम, आम, एक पिवट पॉइंट के तौर पे किरदार अदा किया है, जिससे आप कह सकते हैं कि दोनों की वजह से काफ़ी R&D दोनों ही कंट्रीज़ ने अचीव की। अच्छा, अब जो बात, अब ज़रा काम की बात की तरफ आते हैं। काफ़ी हमने तारीफ़ें कर ली रफ़ेल की, और इसको बिल्कुल भी एक हल्का कंपेटिटर नहीं लेना चाहिए। लेकिन J10C की पीछे अगेन इसमें क्या खासियत है जिसकी वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि इट कैन गिव अ गुड कंपटीशन टू रफ़ेल। नंबर वन, इट्स ओरिजिन इज़ बेसिकली ऑफ अ सिंगल कंट्री, ये एक ही कंट्री से बिलोंग करता है। तो बहुत हो गया, तो इसका इंजन जो है वो चाइना जो है बेसिकली J10A और J10B के जो इंजन्स थे वो AL31FN, और ये जो थे बेसिकली इंजन्स ये उठाते थे रशिया से। अब वो WS13 बी की तरफ जा चुके हैं, और उसकी कमर्शियल, सॉरी, वो 2018 जुहाई एयर शो में भी उसके ऊपर उसको बेसिकली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी को। थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी
इज द सेकंड पार्ट ऑफ द इंजन जो कि J10C के अंदर आ रहा है, जो कि बेसिकली सिवाय J10C की दुनिया के किसी भी कनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन के अंदर मौजूद नहीं है, एंड दैट इज़ थ्रस्ट वेक्टरिंग। एज थ्रस्ट वेक्टरिंग इज़ बेसिकली जो इंजन होता है उसकी नोजल जो बैक साइड पे वो 3 डायमेंशनल एक्सिस पे मूव कर सकती है, वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ। तो जब जहाज़ को मुड़ना होता है तो एक तो वो परों के फ्लैप्स को पीछे से मतलब डायरेक्शन चेंज करता है, तो एयर फ्लो से वो जब एयर फ्लो की डायरेक्शन चेंज होती है तो जहाज़ एकदम से टर्न लेता है। साथ में इंजन की भी थ्रस्ट वेक्टरिंग में ये होता है कि इसके अलावा जो कन्वेंशनल तरीका है, इंजन भी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो थ्रस्ट जो है हवा एक तरफ से इंटर हो रही है लेकिन एक अजीब सी या डिफरेंट डायरेक्शन से निकल रही है, तो वो भी जहाज़ की डायरेक्शन चेंज करने में, उसको क्विकली मतलब मैन्यूवरेबिलिटी को अचीव करने में, क्विक रिस्पॉन्सेज में वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। ये चीज़ डसॉल्ट के अंदर, रफ़ेल के अंदर नहीं है। और बेसिकली थ्रस्ट वेक्टरिंग के अंदर जो अगर देखा जाए तो यूएस में सिर्फ एक F-22 रैप्टर है, और बाकी जो रशियंस हैं वो इसके मास्टर्स हैं। यूरोपियंस यूजुअली इतनी डॉग फाइट्स पे बिलीव करते नहीं थे। डॉग फाइट्स लाइक जब एवोल्यूशन आई है तो उसके अंदर डॉग फाइट्स को लिमिट करके बीवीआर को ज़्यादा केपेबल किया गया है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में एनिमी की डिटेक्शन लाइन और एनिमी की लाइन ऑफ साइट में आने से पहले ही आप एनिमी को खुद से डिटेक्ट करके हिट एंड किल कर चुके हों विदाउट इवन गेटिंग इनटू देयर रेंज। तो उन्होंने इस पे कभी फोकस नहीं किया, लेकिन अगेन बात वही है कि जब बात जा रही है 4.5 एंड 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म पे, तो ये चीज़ अब खुद कॉमन सेंस की रखती है कि दोनों जहाज एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट कर रहे हैं। दोनों के अंदर एंटी जैमिंग या रेडार जैमिंग, सॉरी नॉट एंटी एंटी जैमिंग तो एक अलग फीचर है, वो भी मौजूद है। रेडार जैमिंग भी है। दोनों जो हैं जो आइडियल डिस्टेंसेस हैं उस पर एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर सके, ज़रा करीब आके डिटेक्ट किया, एंड बीवीआर में इंगेज करते करते एंड में डब्ल्यूवीआर तक बात पहुंच ही गई। तो जब डब्ल्यूवीआर तक बात पहुंची, और फिर अगर को दोनों फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं, तो उनकी फाइट्स तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक अचीव होंगी डब्ल्यूवीआर के अंदर ही जाके, जो मेरा पर्सनल बिलीफ है। दोनों देख नहीं सक रहे एक दूसरे को इतनी दूर से, लेकिन जो ही करीब आते हो, फॉर एग्जांपल मोड स्विच हुआ, रेडार से आईआरएसटी की तरफ चले गए, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग जहाँ पे हीट्स को देखा जाता है, हीट सिग्नेचर को उधर किसी तरह से डिटेक्ट किया, तो काफ़ी क्लोज रेंजेस पे होता है, तो आप अगेन डॉग फाइट्स के करीब पहुंच ही गए हैं। तो डॉग फाइट कुछ अरसे के लिए पीछे चली गई थी, लेकिन अब वापस आ चुकी है, और उसको देखते हुए J10 के अंदर उन्होंने ना सिर्फ किनार डेल्टा विंग का डिज़ाइन रखा हुआ है जिसकी जो डॉग फाइट्स में बहुत हेल्प करता है। वन टर्न जो सिंगल टर्न जो होता है उसकी जब फाइट होती है, तो उसके अंदर डॉग फाइट्स में आपका अगेन जो डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है वो बहुत अच्छे टर्न्स आपको देता है। साथ में अगर आप उसमें ऐड करें थ्रस्ट वेक्टरिंग को, तो ऑफ कोर्स हाँ ये चीज़ बहुत ही डेडली हो जाती है, क्योंकि जितना जल्दी आपने टर्न लिया उतनी जल्दी आप एक सर्कल में आए, और सर्कल में आपने टर्न जल्दी लेके अपनी नोज़ को, अपनी जो जहाज़ की जो नाक है उसको आपने दुश्मन के जहाज़ की तरफ कर लिया, आपने लॉक किया, आपने हिट किया। ऑल्दो HMDs आ चुकी हैं, लेकिन स्टिल ये ट्रेडिशनल तरीका है। तो किसी वजह से HMD ना ऑपरेट कर रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी रीज़न हो, तो जहाज़ के अंदर अपनी कैपेबिलिटी है कि वो एनी टाइम आप दुश्मन की तरफ उसको मोड़ सकते हैं, क्योंकि जहाज़ों की स्पीड्स होती हैं मैक 1 मैक 2। मैक 1 इज़ लाइक 1225 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी स्पीड में अगर आपका जहाज़ उड़ रहा है तो एकदम टर्न लेना इतना आसान नहीं है। स्लो स्पीड्स जो होती हैं जहाज़ों में अराउंड 300 400 500 600 700 किलोमीटर पर आवर, इवन दैट्स नॉट अ वेरी स्लो स्पीड। अब गाड़ी के अंदर आप जरा लें ना इस तरह का टर्न, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितना डिफिकल्ट है। तो जब जहाज़ में टर्न लेना होता है तो उस वक्त फिर जहाज़ की बॉडी, उसका एयर फ्रेम, उसके स्ट्रक्चर पे काफ़ी प्रेशर आता है। तो जितना बड़े डेल्टा विंग के अंदर आपको इस चीज़ में काफ़ी फ़वाइद मिल जाते हैं, जहाज़ सस्टेन करता है ऐसे टर्न्स को। अब बात हो रही थी J10 की। J10 डेल्टा विंग भी है, J10 में थ्रस्ट वेक्टरिंग भी है। और अब तीसरी जो चीज़ बड़ी किलर है J10 में, वो है कि J10 के अंदर एक चाइनीज़ ओरिजिन का ईसा रेडार लगा है। चाइना में एक चीज़ को प्लीज़ समझे कि चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दुनिया से पीछे सही, लेकिन जब उन्होंने किसी भी चीज़ को एक दफ़ा समझ लिया, पढ़ लिया, तो बहुत स्पीड में सबसे तेज़ी से वो लोग आगे जाते हैं। उनका उनके जो मुल्क का मॉडल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उनका जो वर्क फोर्स है वो बहुत एथिकल किस्म की है, और दे आर क्रेजी। 18-19 आवर्स वर्क टाइमिंग्स आर नेचुरल। रिसर्च के मामले में भी ये लोग बहुत ज़्यादा
क्रेजी हद तक आगे जाते हैं एंड डेडिकेशन भी इनमें बहुत है। तो जब इस किस्म का जब पूरी आपने अपनी वर्क फोर्स का ब्रॉटअप ही इस तरह से किया हो, तो फिर एक ऑलरेडी बने हुए कॉन्सेप्ट को रेप्लिकेट करना, उस पर रिसर्च करना, इट टेक्स लेस टाइम। ऑल्दो इतना कम टाइम नहीं लगा, ये इस पे अर्ली 2000 से काम कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पहुंच गए। एंड इट्स नॉट जस्ट कि जी सिर्फ ये इन्होंने खुद से ये सब कुछ डेवलप किया, इन्होंने ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, उनको काफ़ी हैवी सैलरीज पे बुलाया था। ये पूरी मैंने रिसर्च पढ़ी थी नंजियांग इंस्टीट्यूट की, कि किस तरह से उन्होंने रेडार के बड़े बड़े माहिरीन को बुला के अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन करवा के उसके ऊपर फिर उन्होंने प्रॉपर तरीके से वर्कआउट किया। और फिर KLJ-7A जो कि KLJ-7 की सीरीज का एक वर्जन, जो कि इन्होंने फिर उसको फेज्ड पैसा रेडार से ऐसा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रेडार बेसिकली बना लिया। अब बात हो रही है कि चाइना के J10C, अच्छा J10C के अंदर जो J10C है, नॉट बी और सी, सी इनके अंदर ऐसा रेडार्स मौजूद हैं। बी में भी इतने नहीं थे, लेकिन सी तो बेसिकली उसके अंदर तो जो मेन चीज़ है वो इसकी जो किलर एट्रीब्यूट है वो उसका ऐसा रेडार है। अ, जो फ़र्क है J10 में और J10 के ऐसा रेडार में और फ्रेंच के ऐसा रेडार में, वो ये है कि J10 का अभी बैटल टेस्टेड नहीं है, और फ्रेंच कहते हैं कि उनका बैटल टेस्टेड है, बिकॉज राफेल इज़ एन ओल्ड एयरक्राफ्ट, वो 90 से ऑपरेशन या अर्ली 2000 से सॉरी ऑपरेशनल है, 90 से ऑलरेडी मार्केट में आ चुका था। और लीबिया, सीरिया, ऐसे तमाम मुल्क जिनकी कोई ख़ास एयर फोर्सेस नहीं थी, लेकिन पुराने ज़माने के एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स उनके मौजूद थे, वो उनको स्पेक्ट्रा ने जो कि और जो बाकी इनकी टेक्नोलॉजी थी उनको आसानी से बीट कर लिया था। तो वो उसको बैटल टेस्टेड बोलते हैं इस रडार को। लेकिन मैं कभी भी ऐसी चीज़ को मतलब मानता नहीं हूँ। द रीज़न मैं F-16 को मानता हूँ, नॉट बिकॉज मैं पाकिस्तानी हूँ और F-16 हमें बहुत पसंद है, बट बिकॉज F-16 ने सोवियत वॉर के अंदर किल्स की थी। F-16 ने काफ़ी मतलब उनका किल रेशियो बहुत ज़्यादा है। F-16 ने इराक ईरान वॉर के अंदर, जैसे सॉरी इराक जो फर्स्ट डेजर्ट स्टॉर्म था उसमें भी काफ़ी किल्स की थी। F-16 की किल्स ग्लोबली मतलब बहुत दुनिया उसको इस्तेमाल करती है, बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं उसके, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में उसने काफ़ी किल्स की हैं एयर टू एयर, जिसकी वजह से वो एक बैटल टेस्टेड है। लेकिन जो राफेल है उसका रेडार कितना इफेक्टिव है, ईसा ऑफ कोर्स इफेक्टिव होगा, लेकिन क्या इतना इफेक्टिव उसको कहा जाए कि वो दुनिया के बेहतरीन ईसा है, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। हो सकता है कुछ जगहों पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन अगेन वही बात है कि एक रिंग में नहीं बैठे हुए, डिफरेंट हाइट्स पे, डिफरेंट एलिवेशंस पे, डिफरेंट डेज एंड नाइट टाइमिंग्स में, डिफरेंट किस्म की टेरेन्स के ऊपर आप जो है फाइट्स करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी फैक्टर्स जो हैं, ये टेरेन जो इन्वायरमेंट है वही बदल के रख देती है आपके लिए। तो दोनों में ईसा लगा हुआ है, लेकिन जो J10 है उसके जो रडार में जो ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स हैं वो तकरीबन 1200 हैं, बजाय इसके कि एक ही। और ऐसे रडार की टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से होती है कि उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर्स इंडिपेंडेंट लगे होते हैं, हर ग्रुप ऑफ या ग्रुप या कोई सिंगल। अब जब मैं 1200 कह रहा हूँ तो ये 1200 का मतलब है कि 1200 एंटेनाज है। 1200 को 1200 एंटेनाज या कभी एक जगह भी फोकस हो सकते हैं, दूसरी जगह भी फोकस हो सकते हैं। इनको मैकेनिकली मूव नहीं करना पड़ता। ये बजाय इसके कि एक दफ़ा रह जाए फिर वापस आए फिर इसको बैठ के पढ़ के उसको दिखाएं और इतना लैग हो, ये ज़रा ज़्यादा हाईली फंक्शनल सॉरी हाईली एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं एक वक्त में। 360 700 मतलब 360 डिग्री सॉरी रेडियस, या जो भी उसका इर्द गिर्द का जितना भी उसकी बर्ड आई व्यू है उसको क्लियर करके डिफरेंट टारगेट्स पे डिफरेंट एंटेनास मिला के एक पिक्चर पेश करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर 1200 हैं तो 200 एक तरफ देख रहे हैं, 300 दूसरी तरफ देख रहे हैं, 400 किसी और तरफ देख रहे हैं। तो थ्रू आउट द होराइजन ये रेडार काम कर रहा होता है, और जितने टारगेट्स हैं उनकी डेटा को, उनकी पिक्चर को लाके पायलट के सामने पेश कर देता है कि भाईजान अब इसमें से अपने लिए आप चूज करें। तो ये 1200 ट्रांसमीटर्स रिसीवर्स हैं। जो दूसरी तरफ रफ़ेल है उसमें 800 हैं। ऑफ कोर्स यूरोपियन है तो हम लोग यूरोपियन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा मैंने एक इंडिया की वेबसाइट पे देखा, उन्होंने बड़ी मज़े की, बहुत बहुत ही मज़े की बात लिखी। उन्होंने लिखा कि इनके 1200 तो ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स TR मॉड्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन चूंकि J10 के अंदर सिंगल इंजन लगा हुआ है, तो उस वजह से उसमें इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं होती, और जिसकी वजह से वो 1200 की 1200 हर वक्त चल नहीं रहे होते। अब कोई इन अकल के अंधों को ये बताए कि अनलाइक वेस्टर्न पावर्स, चाइना इज़ वेरी सीक्रेटिव, वो बड़े पर्दे में रखते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को।
तो जो चाइना ने बनाया है 1200 ट्रांसमीटर रिसीवर्स की बात हमें पता है। उन्होंने उसके अलावा कोई चीज़ें नहीं लोगों के साथ शेयर की दुनिया में, सिवाय चाइना के और पाकिस्तान के। किसी और ने इस जहाज को टेस्ट नहीं किया। तो आप किस वसूख से इस किस्म की भौंडी बात कर सकते हैं? बिकॉज ये जेट इंजन है भाई मेरे। ये कोई गाड़ी नहीं है कि भाई 660 सीसी गाड़ी का इंजन छोटा होता है तो जब उस पे एसी ऑन होता है तो जनरेटर पे जोर पड़ता है तो वो गाड़ी झटके मारना शुरू कर देती है। लाइक ग्रो अप। जेट इंजन है, किलो न्यूटन टन्स के हिसाब से वो पीछे थ्रस्ट और जोर निकाल रहा है। पूरे टनों के टनों जो है जहाज का वेट है उसको हवा में 30,000 40,000 50,000 फुट की बुलंदी पे उड़ा रहा है। मैक 2 अचीव कर रहा है। मैक 2 तकरीबन कोई 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, वो अचीव कर रहा है। और आप कहते हैं उसमें इतना जोर नहीं है कि वो उससे इतनी बिजली निकल सके, जिसकी वजह से मतलब ये कितनी स्टूपिड आर्गुमेंट है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाता, लेट्स नॉट बी इंसल्टिंग। लेकिन ये बड़ी मेन स्ट्रीम एक वेबसाइट जिसने ये बात की थी। फिर साथ में इतनी एक दो बातें भी की थी उन्होंने, लेकिन अगेन बात वहीं आ जाती है कि प्रोपेगेंडा जब कोई करता है तो फिर सोचता नहीं है। जिस तरह के एक ज़माने में एक इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो बादल थे तो असल में जहाज से ही नज़र नहीं है। भाई क्या बात करते हैं, बादल थे तो सही। आई नो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन इसके मतलब तो नहीं कि रेडार काम नहीं कर रहा। रेडार की आंखें जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर चलती हैं, वो वेव्स फेंकते हैं, रेडार वेव्स जाती हैं, वो वापस आती हैं कॉन्स्टेंटली। ये पूरा सर्च एंड ट्रैक हो रहा होता है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन बादल कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, एक मिनिमल सा इशू है। खैर, coming back, so AESA radar is incorporated into JTNC. Thrust vectoring control is incorporated into JTNC. इसके अलावा जो एक और चीज़ थी, हाँ, मिसाइल्स की ज़रा बात कर लेते हैं। तो JF-17 थंडर के ऊपर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल था वो उन्होंने जो लगाया था वो तकरीबन कोई 80 टू 100 किलोमीटर्स के बीच में उसकी रेंज थी, विच वाज कॉल्ड SG-10 इन पाकिस्तान। और चाइना में इसका जो ओरिजिनल नेम था वो PL-12 था। ये तकरीबन अमेरिकन एम 120 और जो साथ में एमरैम जो है, और रशिया का R77, ये उस सीरीज के अंदर फॉल करता है। J10C और J17 ब्लॉक 3 के अंदर इन्होंने एक एक्स्ट्रा अपना नेक्स्ट जनरेशन जो ड्यूअल स्टेज रॉकेट वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज अराउंड 200 से 300 किलोमीटर है, बट कहा जाता है कि इफेक्टिव रेंज तकरीबन 145 किलोमीटर है। वो उन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया, जिसका चाइनीज जो डेजिग्नेशन है दैट इज PL-15, बट हमें भी नहीं पता पाकिस्तान में उस मिसाइल को क्या टर्मिनोलॉजी दी जाएगी। PL-15 इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल, और इट्स ड्यूअल स्टेज, मतलब पहले मिसाइल जब निकलता है और वो पहले अपना पीछे, मतलब ऑलरेडी जहाज अगर जा रहे हैं मार्क 1 की स्पीड पे, तो इस मिसाइल की जो जिस टाइम पे लॉन्च होता है जो ये हाईएस्ट स्पीड अचीव करता है वो तकरीबन मार्क 4 है, जो तकरीबन 4300 किलोमीटर पर आवर के करीब, मतलब 4300 किलोमीटर पर आवर के करीब ये इतनी स्पीड ऑफ साउंड को तोड़ के जा रहा होता है, बहुत तेज। मतलब ये पहले गुजरेगा, उसके 3-4 सेकंड बाद आपको इसकी आवाज आएगी कि ये चीज गुजर चुकी है। तो एक तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, दूसरा ये ड्यूअल स्टेज है, ये साइज में ज़रा बड़ा है। तो पहले एक मोटर चल रही होती है, फिर आधा मिसाइल टूट के गिर जाता है, फिर अंदर से जो बाकी मिसाइल जा रहा होता है उसके अंदर दूसरी मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह इसकी जो रेंज है ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस, 145 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में ये बड़े टारगेट को या सिग्निफिकेंट टारगेट को हिट कर सकता है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो जब इतना लॉन्ग रेंज मिसाइल है तो डेफिनेटली उस लॉन्ग रेंज मिसाइल ने काम करना है विद रेडार, जो रेडार इतना दूर देख भी सकता हो। जो मज़े की बात है वो ये है कि टिल नाउ मैंने जितनी भी रिसर्च की है, मुझे चाइना का जो पाकिस्तान के लिए AESA रेडार है उसका तो मॉडल पता चल गया, लेकिन J10 का मुझे नहीं मिल रहा, एक्सेप्ट फॉर दिस कि इट इक्विप्स अ मॉडर्न AESA रेडार। इतना मॉडर्न तो होगा कि हमने JF-17 के साथ होते हुए भी इसको लिया है। और इसको लेने की एक वजह ये भी थी कि रॉक फाइट्स में ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू JF-17, लेकिन लॉन्ग रेंज के अंदर देखा जाए तो इसका AESA रेडार कितना अच्छा है, चाइना इसके बारे में ओपन नहीं हो रहा। और अगर पाकिस्तान ने JTNC को ख़रीदा है 2006 के बाद से लेके अब जाके, इट मीन्स उसने अपने आप को प्रूव किया। दैट्स वाई उन्होंने इस चीज़ को ख़रीदा। सो रेडार बहुत ज़बरदस्त एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज़ के अंदर है। अगर एनिमी एयरक्राफ्ट जो स्पेशली रफाल में जो देखा जाए तो उनके पास
ये फीचर्स मौजूद हैं कि जब उनके ऊपर रेडार की रेस पड़ती है किसी भी दुश्मन की रेडार की, तो वो उसको रेप्लिकेट कर देता है, वो उसका नॉइस कैंसलेशन, वो बेसिकली उसमें जैमिंग भी करता है, वो बड़ी उसमें प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो इतनी आसानी से डिटेक्ट ना हो। तो इस किस्म की रेडार जैमिंग जो कैपेबिलिटी है, वो पुराने ज़माने के जो रेडार्स थे जो हमारे F-16s में लगे हुए हैं, मिराजेस में लगे हुए हैं, J-17 ब्लॉक 2 तक में लगे हुए हैं, उनको तो धोखा दे सकता है, लेकिन एक ऐसा रेडार जो इतना इफेक्टिव हो उसको धोखा देना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज हमारा रेडार ऑलरेडी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ लेस है। सो अब वो टेस्टेड कितना है, वो उन्होंने टेस्ट करना है जब ये कतर की एयरफोर्स के साथ इसको उड़ाएंगे। ऑलरेडी मशकें हो चुकी हैं, जब दूसरी तीसरी मशकें होंगी तब ज़्यादा केपेबल चीज़ों की समझ आएगी कि केपेबिलिटी कितनी इन्हांस हुई, या शायद हो भी चुका हो, पता भी हो इन लोगों को, लेकिन काफ़ी ऑपरेशनल लेवल की चीज़ें पब्लिक नहीं की जाती। सो रेडार अगेन रियली नाइस। एक जो बड़ी प्यारी चीज़ थी, वो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, उसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। मतलब गर्दन आपने लेफ्ट घुमाई राइट घुमाई, तो जो हड हड जो जगह जहाँ से आप निशाना लगाते हैं, उसकी एक वर्जन आपके हेलमेट के शीशे में होता है। तो एक ख़ास एंगल तक आप अपनी गर्दन भी मोड़े तो आप जहाँ सीधा जा रहे हैं, लेकिन आप लेफ्ट पे देख रहे हैं, आपको लेफ्ट पे जहाज़ नज़र आया, और जो नीचे पीएल एक सेकंड, PL-10, मेरे ख्याल से PL-10 इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ दैट मिसाइल जो कि चाइना का है, जो कि काफ़ी बेसिकली शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसके अंदर हाई ऑफ बोर्ड साइट कैपेबिलिटी मौजूद है। हाई ऑफ बोर्ड साइट का मतलब यही होता है कि वो इतना तेज़ी से, मतलब वो हाँ, PL-10 ही है, और ये इंफ्रारेड होमिंग एयर टू एयर मिसाइल होता है, और इसमें ये कैपेबिलिटी है कि तकरीबन प्लस माइनस 90 डिग्रीज, यानी अगर मैं सीधा बैठा हूँ जहाज़ में एज अ पायलट और मैं बिल्कुल राइट पे देखता हूँ, तो तकरीबन फुल राइट और फुल लेफ्ट एंड फुल अप एंड फुल डाउन, जितना एरिया मेरी गर्दन 90 डिग्रीज घूम सकती है, उस जगह तक जिधर भी इसको जहाज नजर आएगा, ये अपने जहाज को बगैर मोड़े ये मिसाइल फायर कर सकता है थ्रू हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। फिर मिसाइल की मजे की बात ये कि वो नीचे जब निकलेगा जहाज से तो एकदम से डायरेक्शन चेंज करेगा, बिकॉज पीछे थ्रस्ट वेक्टरिंग होती है मिसाइल की भी। और हाई ऑफ बोर्ड साइड का मतलब ये है कि वो उतरने साथ ही निकलने साथ ही जहाज से वो अपनी डायरेक्शन 90 डिग्रीज तक चेंज कर सकता है, 90 डिग्री तक। जहाज सीधा जा रहा है, ये सीधा निकल के टेढ़ा मुड़ के जाएगा लेफ्ट पे और हिट करेगा अपने टारगेट को। तो बड़ा मैनेवरेबल किस्म का ये मिसाइल है जो इसके अंदर लगा हुआ है। इसके इसी तरह के कुछ मिसाइल्स इसी के कैपेबिलिटी के मुताबिक रफेल में भी लगे हुए हैं। तो ये चीज़ हमारे F-16s में नहीं थी। मतलब मिसाइल में तो कैपेबिलिटीज थी उनके, लेकिन आपको पूरा जहाज मोड़ना पड़ता था। और बाज़ औक़ात आप ऐसी स्पीड में उड़े होते हैं, बाज़ औक़ात आप ऐसी पोजीशंस में उड़े होते हैं, ऐसी एलिवेशन में होते हैं, या आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वो या इतनी ज़्यादा है कि आप मुड़ नहीं सकते, या इतनी स्लो है कि आपको मुड़ने के लिए और काइनेटिक एनर्जी गेन करनी है, यानी और जहाज़ को ज़ोर देना है और स्पीड बढ़ानी है, उसको हाई स्पीड पे लेके जाना है। ऐसी सिचुएशन में जब आपकी मशीन उतना ज़्यादा मैन्योरेबल परफॉर्म नहीं कर रही और आप जहाज़ की नोज़ को दुश्मन की तरफ नहीं लेके जा सक रहे, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है उसमें जहाज़ में बैठे हुए पायलट अपनी गर्दन मोड़ के ही निशाना लगा के बटन दबा देगा, और जो मिसाइल है वो खुद नीचे उतर के अपनी डायरेक्शन बदल के अजीबो गरीब डायरेक्शंस में जाके दुश्मन को हिट करेगा। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे खुद ही, चाहे जहाज की डायरेक्शन जिस तरफ भी हो, लेकिन उसकी अपनी रेंज है 90 डिग्रीज की तकरीबन। तो एक तो इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ भी लगाई हुई है। जो सबसे मज़े की चीज़ है जिसकी वजह से मैं जिसे कहते हैं ना कि एक दिल को एक करार आता है, सुकून आता है, वो ये है कि अ, ये जो मैन मशीन फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है कि एयरक्राफ्ट को इतना इंटेलिजेंट बनाया जाए, इसकी एवियोनिक्स को, इसकी अंदर जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है, जो भी उसका इंटरफेस है, जिस तरीके से उसको बनाया गया है, उसको इतना इजी बनाया जाए कि जहाज बंदे को अपनी मतलब जहाज और पायलट ये अपने आप को एक ही फील करे, इनके अंदर सिनर्जी बहुत ज़्यादा हो। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग शूटर्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनल शूटिंग की हो या जिनको गन्स का शौक हो, मुझे तो सारे शौक ही ऐसे हैं। हम अक्सर गन्स की ज़ुबान में एक बात करते हैं कि योर फायर आर्म, फायर आर्म का मतलब या गन, लेकिन फायर आर्म का मतलब गन ही होता है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी। ये आपके जिस्म का ही एक आगे एक हिस्सा है। आप जिस तरह अपने मुक्का मारते हुए आप आंखें बंद करके भी किसी के मुंह की तरफ मार सकते हैं, आपको डायरेक्शन सब चीज़ों का पता है, आप आपकी उंगलियां सब कुछ आपके दिमाग के साथ कनेक्टेड है।
इसी तरह जो बड़े ट्रेंड शूटर्स होते हैं तो उनके लिए उनकी पिस्टल, उनका साइड आर्म उनके जिस्म के एक हिस्से की तरह ही होता है। उनको निकाल के आंखें उसके ऊपर एक आंख बंद करके निशाना लगा के पे एक डज करके शूट यानी फायर मार के दोबारा से उसे कंट्रोल करके और दोबारा टारगेट को देखना, ये उनके लिए उनकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन चुका होता है। उनको ये आंख भी नहीं निकालनी पड़ती, उनकी इतनी फास्ट स्पीड भी जा चुकी होती है कि एक खास रेंज के ऊपर लोग विदाउट इवन प्रॉपर एमिंग थ्रू देयर टेक्निक एंड देयर ट्रेनिंग वो उसको मसल मेमोरी का हिस्सा बना चुके होते हैं, बड़ी स्पीड में शूटिंग करके वापस होस्टर में भी डाल चुके होते हैं। इसी तरह की सिनर्जी जहाज़ों के अंदर आ जाए, ये बेसिकली मॉडर्न फाइटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके लिए जब स्वीडिश ग्रिपन को देखें या F-35 को देखें या F-22 को देखें या J-20 को देखें या इवन रशिया का पाक फा या सॉरी Su-57 को देखें, ये जितने भी नए जहाज आ रहे हैं जो बेसिकली बड़े एडवांस किस्म के जहाज हैं, इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है। जो इनका कॉकपिट है वो ग्लास कॉकपिट तो है, मतलब उसमें स्क्रीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है और घड़ियों का इस्तेमाल कम है। डेटा जो है वो कंप्यूटर के थ्रू स्क्रीन पे एलसीडीज पे शो होता है, बजाय इस तरह के घड़ियों में शो हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी बड़ी मज़े की है, और वो ये है कि इनकी जो स्क्रीन्स हैं इन नए जहाज़ों की, इनमें कोई 2 या 3 स्क्रीन्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में नहीं पड़ी हुई। इनमें टच स्क्रीन्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, और कुछ में टच स्क्रीन ना सही, एटलीस्ट एक बड़ी स्क्रीन का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल टीवी की तरह सामने लगा होता है, जिसको एक पायलट अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है कि भाई मुझे ये गैजेट, ये व्यू, फॉर एग्जांपल रेडार व्यू मुझे राइट पे चाहिए है, जो आर्मामेंट्स आपने की हुई है मुझे लेफ्ट पे चाहिए है, जब मैं ग्राउंड की तरफ देख रहा हूँ, जब मेरा जहाज ग्राउंड को स्कैन कर रहा है तो जो भी इमेजिंग हो रही है मुझे सेंटर में चाहिए। ये मुझे स्टेटस अब रिपोर्ट की जी मेरे क्या क्या चीज़ रिटर्निंग कनेक्टेड है कि नहीं है, डैमेज रिपोर्ट क्या है, वो सब कुछ वो अपनी मर्जी से उसको सेट कर सकता है। इसी तरह जब वो फायर मतलब बेसिकली जब वो फाइटिंग मोड में जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जहाज़ जो है उसको सारी जो जो चीज़ वो नहीं देख सक रहा होता, इवन 3D इमेजिंग करके वो दुश्मन के जहाज़ की पोजीशन मैप के ऊपर वो सब कुछ उसको स्क्रीन पे दिखाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे और प्रमोशनल लेवल पे तो मैंने काफ़ी मतलब ट्रिपन में भी मैंने ये चीज़ देखी हुई है, रफ़ेल में भी देखी हुई है। मेरा कंसर्न ये था कि क्या अभी J-10C के अंदर मतलब अभी तक कोई पुराने ज़माने की F-16 के टाइम की ग्लास कॉकपिट के मुताबिक ये JF-17 के ग्लास कॉकपिट की तरह 3 मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस लगे होंगे, या इसमें एक बड़ी स्क्रीन होगी जो लेफ्ट से लेके राइट तक पूरे फ्रंट को कवर करेगी, और वो पूरी जो एलसीडी स्क्रीन होगी वो बेसिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से बंदे को परफॉर्म करने में मदद देगी। तो मुझे एक ब्रोशर में बेसिकली J-10C की जो चाइनीज़ में है, जो बेसिकली ब्रोशर भी ना क्या है, वे कहें पूरी एक किस्म की पीडीएफ टाइप फाइल है, वो चाइनीज़ में है। उसमें उन्होंने J-10B और J-10C का जो MFDs हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया है, जो वो अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो लेफ्ट साइड पे अगर देखें J-10B लिखा हुआ है, इसमें 3 मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज हैं, 3 स्क्रीन्स हैं, और ये तीनों स्क्रीन्स आपके यही डिज़ाइन आपको F-16 में भी मिलेगा, या आपको F-18 हॉर्नेट्स में मिलेगा, या आपको अपने JF-17 ब्लॉक 2 में भी मिलेगा। ब्लॉक 3 का अभी मैंने कॉकपिट नहीं देखा। लेकिन J-10B के अंदर इन्होंने इसको सिंगल MFD किया हुआ है, विच इज़ अगेन अ 5th जनरेशन 4.5 जनरेशन का फीचर जो कि इस जहाज़ में डाला गया है टू मेक द फाइटर pilot more relaxed, more integrated with the fighter jet, और to make decision making process easier for him, तो उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा घड़ियों में देख के एल्टीट्यूड किधर है भाई, और क्लाइंब मेरा किस तरफ है, और मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं वो सब कुछ स्क्रीन के अंदर उसको अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिस तरह से वो कंफर्टेबल है उसको सेट कर सकता है। तो एक तो मतलब MFD के हिसाब से देखें, कॉकपिट के हिसाब से देखें तो कॉकपिट के अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, मतलब फुल MFD एक फुल लेवल की लेफ्ट टू राइट उन्होंने लगा दी है। एक ये फ़ायदा हो गया। HMDs को हम डिस्कस कर चुके हैं, एवियोनिक्स इसकी उन्होंने वर्ल्ड क्लास उसमें डाली है। तो ऑल इन ऑल अच्छा, हार्ड पॉइंट्स रफ़ेल के अंदर 14 हैं, इसमें 11 हैं। कंपेरेबल है इतना, मतलब 11-14 में कुछ ना कुछ मतलब वो हो जाता है, टाकरा दे देता है। JF-17 में काफ़ी कम है, वो तकरीबन 7 है, और अभी 8वां मेरे ख्याल से ब्लॉक 17 में डाल रहे हैं, ब्लॉक 3 में डाल रहे हैं। लेकिन वो जो 8वां है वो बेसिकली फ्यूजलाज के नीचे ही उसकी पोजीशन बताई जा रही है, तो वो बहुत भी यूज़ होगा तो किसी उसके लिए यूज़ होगा एसिलोपॉड टाइप
थर्मल इमेजिंग जो पॉड्स होते हैं जो कि ग्राउंड को बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, उन पॉड्स के लिए यूज़ होगा। जो मेरा अपना एनालिसिस है, या पॉड हो सकता है, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक हो सकता है, कोई ड्रॉपिंग बॉम्ब हो सकता है उस रिकन्फिग्रेशन में। लेकिन जो जो विंग सरफेस है, वो विंग्स स्पैन के नीचे जितने भी हार्ड पॉइंट्स हैं, वो जगह जहाँ पे मिसाइल्स लगते हैं, वो तकरीबन 6 ही हैं। तो एक तरफ 6, एक तरफ 14, अगेन वही बात आती है कि आपको डबल एयरक्राफ्ट उड़ानी पड़ती है F-17 में, और कॉस्ट ऑफ वॉर और पूरी साइकोलॉजी जो बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा था। J10 के इंट्रोडक्शन से वो चीज़ काफ़ी कम हो जाती है। नाउ यू जस्ट हैव डिफरेंस ऑफ 3 एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट्स जो कि रफेल में है और आपके पास नहीं है। लेकिन रफेल के पास डबल इंजन भी है, उसकी रेंज भी ज़्यादा है। इस वजह से उसके पास, चूंकि उन्होंने डबल इंजन इसीलिए लिया था कि इंडिया का जो हदूद अरबा है वो काफ़ी बड़ा है। तो दो डबल इंजन जहाज़ की रेंज ज़्यादा होती है। वो अगर दिल्ली से उठता है तो वो बेंगलोर में, कलकत्ता में या नागालैंड में आराम से जाके लैंड कर सकता है। दो इंजन्स हैं, ज़रा अच्छी तरीके से उसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। J10 की रिक्वायरमेंट जो थी वो बेसिकली डबल इंजन एयरक्राफ्ट की थी नहीं, वो सिंगल इंजन लेकिन स्ट्रॉन्ग इंजन जिसकी रेंज F-17 से ज़्यादा हो, लेकिन खैर थोड़ी उससे कम भी हो रफेल से, तो फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज पाकिस्तान का हदूद अरबा इतना ज़्यादा नहीं है। सेकंड, इसके अंदर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है, मतलब जहाज़ हवा में उड़ते उड़ते ही रिफ्यूल हो जाता है, तो आपका जो फ्लाइट टाइम है वो भी बढ़ जाता है। तो हमारी मतलब फॉर अस इट्स एन ओवरकिल, फॉर इंडिया इट्स अ नेसेसिटी। तो हमारा जो इंजन है वो डिसेंट है, उसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो अच्छा है, लेकिन थ्रस्ट फैक्टरिंग की वजह से वो और भी अच्छा हो जाता है। तो अगर आप ऑल इन ऑल इन तमाम चीज़ों को देखें तो आ, एक चीज़ के बारे में कि जो माइंड बनता है वो ये है कि यार डिटर कर दिया है। डिटरेंस का मतलब ये है कि आपको दुश्मन आप पे हमला करने से पहले सोचे कि अगर मैं थप्पड़ लगाऊंगा तो आगे से मुझे भी एक थप्पड़ पड़ सकता है। अगर डिटरेंस और जो डिटरेंस ना हो उसका मतलब ये है कि मैं चार थप्पड़ भी लगा दूं, ये कुछ कर ही नहीं सकता। जिसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब स्पेनिश जो थे वो गए थे साउथ अमेरिका, तो वो फुल बॉडी आर्मर में होते थे, स्टील की उन्होंने आर्मर पहना होता था। और आगे जो नेटिव रेड इंडियंस जिसको हम कहते हैं, जो कि मायंस या एस्टेक्स जो भी उस वक्त की नेटिव पॉपुलेशन थी, वो अब तक लकड़ी के साथ ही जंग करते थे। उनके लकड़ी के नेज़े, लकड़ी की तीर, वो उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं डाले, कोई डिटरेंस ही नहीं थी। तो वो जब आते थे, वो एक जब स्टील की स्वॉर्ड निकालते थे, एक तो वो गोला चलाते थे, वो दर्जनों के हिसाब से लोगों को कत्ल करते थे, उनको कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि डिटरेंस थी, उनके पास स्टील का आर्मर था। तो डिटरेंस अगर देखी जाए तो पाकिस्तान ने डिटर कर लिया इनको, इंडिया को, रफेल्स को डिटरेंस आ जाएगी। अब एक और बड़े मज़े की बात एक इंडियन ने बोली थी कि जी चाइना का जो J10 है ये पाकिस्तान के जो साब 2000 वैक्स है इसके साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसको आपस में डेटा लिंक में लाना, इंटीग्रेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और ये काफ़ी टाइम लग जाएगा तब तक। मुझे इस चीज़ की इसलिए कुछ समझ नहीं आई कि जब पाकिस्तान की मेहरान बेस में हमला हुआ था, जो हमारी नेवल बेस है उसमें PC-3 ओरियंस थे, हमारे साहब के जहाज़ थे, इन सब पे अटैक हुआ था। पाकिस्तान ने साहब के इन अवैध जहाज़ों को बहुत कम कॉस्ट में अपने पास ही काफ़ी हद तक उसको रिपेयर किया। इतना किया कि साहब ने उनको बुला के हमारे इंजीनियर्स के साथ वर्कशॉप्स की थी, उसको एक्नॉलेज किया था कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। हमने खुद ही सेल्फ सफिशिएंट होकर उसको काफ़ी हद तक रिपेयर किया था, और फिर थोड़ी बहुत हेल्प साहब से आई थी। तो उसमें हमें हमारे खर्चा का काफ़ी कम उठाना पड़ा था। जब हम रिपेयर कर सकते तो इंटीग्रेशन कितनी डिफ़िकल्ट होगी। और अगर चाइनीज सिस्टम है भी, तो चाइना तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में एंड्रॉयड का काम भी कर रहा है। चाइना तो हार्डवेयर में भी इतना आगे, चाइना तो प्रोसेसर्स में ठीक है इतना आगे नहीं, लेकिन बाकी की चीज़ों में इतना आगे। तो क्या वो पाकिस्तान के लिए चाइनीज लैंग्वेज में जहाज़ बनाएगा, या जो पाकिस्तान के लिए जहाज़ होगा वो कोई इतना ही आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा कि वो किसी दुनिया के जहाज़ के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता? उनका आर्किटेक्चर हो गया, उसका जो भी टेक्नोलॉजी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ये अजीब व गरीब सा आर्गुमेंट है जो इंडियंस पेश करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान सिर्फ वेस्टर्न वैक्स यूज़ नहीं करता, चाइनीज़ वैक्स भी यूज़ करता है। तो अगर अगर कोई ये चीज़ सच है भी, अगर कोई ये एक हिंड्रेंस, एक ब्लॉकर मौजूद भी है, इससे इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना क्योंकि जब जब चाइनीज़ वैक उड़ेगा तो चाइनीज़ वैक के साथ J-17 J-10 ये ऑलरेडी आपस में कनेक्टेड होंगे। तो जब J-10 ऑलरेडी कनेक्ट होता है हमारे साथ के 2000 के साथ भी और चाइनीज़ वैक्स के साथ भी, तो J-10 क्यों नहीं हो सकता? J-17 तो हो रहा, दोनों ही तो चाइना के है ना।
तो बाज़ औक़ात से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उठा के उसके अगेंस्ट फजूल फजूल सी बातें कर दी जाती हैं। एक चीज़ को याद रखें, मैं बार बार कहूँगा, बेशक J20 जिसको जो कि चाइना का फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, उस पे मेरे रिजर्व्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट आज़म खुद करना चाह रहे हैं तो हम चाइना से क्यों नहीं उठाते J20। मैं इसके थोड़े खिलाफ हूँ। मुझे J20 से इश्यूज हैं लेकिन J10 से नहीं है। J10 अपनी कैटेगरी के अंदर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पे पाकिस्तान की जो करंट जितनी भी नीड्स हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करता है। और J10 की इंक्लूजन के बाद वी आर एबल टू, यू कैन से, डिटर Su-30 तो हम ऑलरेडी डिटर कर चुके हैं। वो तो विद F-16s एंड AWACS एंड JF-17s हम उसको डिटर कर चुके हैं। Su-30 MKI जो इंडिया का है, इट्स अ वेरी केपेबल एयरक्राफ्ट, बट बहुत बड़ा RCS है उसका, बहुत बड़ा जहाज है, बहुत ईजिली रडार में नज़र आ जाता है। बहुत दूर से AWACS उसको देख सकते हैं, थ्रू डेटा लिंक हम उसको हिट भी कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी भी मौजूद है। प्लस उसका अपना रडार जो है वो, उसको मिनी AWAC तो कहते हैं लेकिन अगेन इट्स नॉट एन AESA radar। और ब्लॉक 3 JF-17 का radar AESA है, तो इवन ब्लॉक 3 JF-17 के लिए उसको टफ टाइम देना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बड़े दूर से दे सकता है विदाउट इवन कमिंग इनटू इट्स रेंज। तो with the introduction of J10 we are actually neutralizing the threat up to a limit, up to an extent that हम लोगों को ये टेंशन नहीं होगी कि यार हम वी हैव नो ऑप्शन। जैसे एक ज़माने में MiG-25 आया था और पाकिस्तान के ऊपर से इंडिया का गुजर के किया था, उसको कोई हिट नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे उड़ा था, इतनी हाई स्पीड पे था कि वी हैड नथिंग इन आवर आर्सनल कि हम उसको रोकते। ऐसा सिचुएशन अब ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा J10 जो है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ JF-17 इज गोइंग टू बी अ डेडली कॉम्बो। और BRI जो इनिशिएटिव है उसके हिसाब से भी देखें तो हमारे और चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी इंटीग्रेट करती जा रही हैं आपस में, with the introduction of Scent AI and with the introduction of a lot of like a lot many doctrines and technologies जो चाइना की हैं कि इट्स नेसेसरी कि हम और चाइना एक पेज पे हों। इंट्रॉपरेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ताकि क्योंकि हम लोग आगे एक जो नया जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनी है उसमें हमने पहले से ही अपनी पोजीशनिंग ठीक कर ली है। अब उस पे आप इंडियंस की ये बातें भी सुनेंगे कि स्टूजेस हैं ये और वो हैं, बट उसके ऊपर कान न धरें। अगर हमने डिप्लोमेसी अच्छी रखी, अगर हमने फ्यूचर को अच्छे तरीके से देखा, हमने अपनी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ गए, तो ठीक है, अच्छी बात है। आई थिंक ये जो बातें हैं मतलब आई हैव काइंड ऑफ कवर्ड द टॉपिक कि J10 वर्सेस राफेल किसका पलड़ा भारी है, तो तकरीबन दोनों का इक्वल ही पलड़ा है, किसी का भारी नहीं है। एंड में बात वही पायलट की आ जाती है। Uh, तीसरी सीरीज का जो प्रोग्राम बेसिकली इसकी जो वीडियो मैं करूंगा दैट वुड बी अबाउट काइंड ऑफ अ बैटल डिप्लॉयमेंट, और वो ज़रा कोशिश करूंगा कि 30 मिनट से नीचे ही हो। लेकिन अगेन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज प्रॉब्लम ये हो जाती है, आई वोंट से अ लॉट ऑफ नॉलेज, मैं कोई बड़ी भड़की नहीं मारा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा नॉलेज को कंटेन करके प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं जब किसी को एक्सप्लेन करता हूँ कोई चीज़ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके दिमाग के अंदर जाके उसकी एक पूरी पिक्चर उसको ड्रॉ करके 3 डायमेंशनल उसको मैं बिल्कुल उस जो मेरे पास नॉलेज है एग्जैक्ट रेप्लिका उसके दिमाग में बने, ताकि वो इमेजिन कर सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ज़रूरत पड़ जाती है। थर्ड पार्ट इसका मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन देयर इज़ अनदर टॉपिक विच आई वुड लाइक टू डिस्कस लाइक ट्रूली इज़ चाइना एंड पाकिस्तान इंटरऑपरेबिलिटी, जो हमारे डिफेंस टाइज हैं एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया। ये काफ़ी मज़े का टॉपिक है, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दिस वन। मैं 1-2 दिन बाद इसकी भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। ओके ब्रदर्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू गाइस सून। थैंक यू।